नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम आपसे, हमसे, देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत की शुरुआत में जिस खबर से कर रही हूं उसमें राष्ट्रवाद की चमक अब केवल धरती पर ही नहीं, दुनिया में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी चमकती हुई नजर आ रही है। शुभांशु शुक्ला, वो नाम जिसने भारत को गौरवान्वित कर दिया है, वो नाम जिसने बताया कि आज भी पृथ्वी पर अगर कोई सबसे सुंदर देश है तो वो भारत है। दरअसल शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 14 जुलाई को यानी आज शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी की ओर रवाना हो गए हैं। यानी शुभांशु की घर वापसी हो रही है, अंतरिक्ष से धरती पर वो वापस आ रहे हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई को यानी कल दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा भी शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चारों एस्ट्रोनॉट्स 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्टेशन की तरफ, स्पेस स्टेशन की तरफ जब निकले थे तो पहुंचे थे। एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एस्ट्रोनॉट्स रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। यह मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार पहले टाला जा चुका था। अब क्योंकि यह मिशन पूरा हो चुका है और अब इन एस्ट्रोनॉट्स की वापसी हो रही है, तो 14 जुलाई को यानी आज दोपहर करीब 2:15 पर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचा। शाम 4:45 पर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल से अनडॉक हुआ। अब 15 जुलाई को यानी कल के दिन दोपहर करीब 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर यह स्प्लैश डाउन होगा। और इस बीच जब फेयरवेल हो रहा था इस स्पेसक्राफ्ट में, तो उस वक्त भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने वो बात कही जो हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय बन गई, जिसने हर एक भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। क्योंकि शुभांशु ने स्पेसक्राफ्ट यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से स्टेशन से निकलने से पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी जब आप ऊपर से देखते हैं तो इस पृथ्वी पर भी जो सबसे खूबसूरत देश नजर आता है वो देश भारत ही है। शुभांशु ने अपनी इस भावना को किस कदर व्यक्त किया, आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। 40 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूं, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो आज का भारत निडर दिखता है, आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत आत्मनिर्भरता से पूर्ण दिखता है, क्योंकि ये नए भारत की नई तस्वीर है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि आज का भारत जो पहले सबसे अच्छा था वो आज भी सारे जहां से अच्छा ही दिखता है। रविवार को अंतरिक्ष स्टेशन पर आयोजित फेयरवेल में शुभांशु ने ये बातें बताई।
शुभांशु शुक्ला ने अपने फेयरवेल में हिंदी में दिए संदेश में कहा कि कमाल की यात्रा रही है ये मेरी। अब मेरी ये यात्रा खत्म होने वाली है, लेकिन आपकी और मेरी यात्रा बहुत लंबी है। हमारी स्पेस मिशन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम निश्चय कर लें तो ये संभव है। शुभांशु ने आगे कहा कि 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया था और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा लगता है। कहीं ना कहीं हम सभी ये जानना चाहते हैं कि स्पेस से आज भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने ये कहा जो आपने अभी सुना कि आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत निडर दिखता है, आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है और आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज का भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्द ही धरती पर अब शुभांशु से मुलाकात हो जाएगी और यहां पर उनके आते ही बहुत कुछ ऐसा जो वो आउटपुट अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स अपने साथ लेकर आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वो भारत के वैज्ञानिक मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ क्योंकि शुभांशु शुक्ला जिन्होंने कहा कि आज का भारत भी सारे जहां से अच्छा दिखता है, लेकिन 41 साल पहले एक और आवाज गूंजी थी और उस वक्त भी यही शब्द थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द थे राकेश शर्मा जी के, वो एस्ट्रोनॉट जिन्होंने स्पेस में जाकर अनुभव प्राप्त किया था और उस अनुभव में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था कि अंतरिक्ष से अपने देश को देखना और अपने देश को देखकर वो भावना दुनिया के सामने रखना जो ये बताती हो कि भारत क्या है। हम आपको बताते हैं कि 18 दिन अंतरिक्ष में शुभांशु ने क्या क्या किया है, ये हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको हम राकेश शर्मा जी का वो अनुभव उनकी आवाज में सुनाना चाहते हैं जब उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहले उनका अनुभव सुनिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। ऊपर से भारत कैसा दिखता? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा जी ने बिना सोचे सेकंड भर में एक जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और यही बातें शुभांशु शुक्ला ने भी कही, क्योंकि भारत निडर है, क्योंकि भारत महत्वाकांक्षी है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है, क्योंकि भारत गर्व से पूर्ण है और इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब क्योंकि ये जो दिन बीते हैं, जो शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में बिताए हैं, ये अपने आप में बहुत सारे अनुभवों को समेटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो धरती के लिए, मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो खास तौर से ये जो बीते हुए 18 दिन हैं अंतरिक्ष में शुभांशु ने क्या क्या किया, तो वो अगर हम आपके सामने रखें तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक दो नहीं, 60 वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, 60 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इस पूरे समय अवधि में। शुभांशु शुक्ला ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग भी शामिल थे। यहां पर उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया, स्पेस माइक्रोएल्गी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए गए। प्रधानमंत्री से 28 जून 2025 को शुभांशु ने ISS से PM मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो होने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो आने वाले समय में जो भारत की महत्वाकांक्षी स्पेस जो योजना है गगनयान के लिए, इस मिशन के लिए ये मील का पत्थर साबित होंगी, क्योंकि बहुत सारे अनुभव अपने साथ शुभांशु लेकर वापस आएंगे।
जब प्रधानमंत्री से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। पीएम ने उनसे पूछा था कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं क्या, साथियों को खिलाया क्या। इस पर शुभांशु ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर हमने गाजर का हलवा भी खाया। इसके अलावा छात्रों से भी संवाद करते हुए इस दौरान शुभांशु नजर आए थे। यह दिन था 3, 4 और 8 जुलाई का, जब उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से ज्यादा छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए बातचीत की थी। इसका भी एक महत्वपूर्ण मकसद था। इसका उद्देश्य युवाओं में स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसरो के साथ भी संवाद किया गया था शुभांशु शुक्ला की तरफ से। 6 जुलाई को जब उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उनके प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें भी खींची, जो 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है। शुभांशु शुक्ला ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल की खिड़कियों से धरती का खूबसूरत नजारा देखा। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल की खिड़कियों से धरती का जब खूबसूरत नजारा देखा तो अपने आप में बेहद अद्वितीय था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए अग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा जी ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की पूरी संभावना है और ऐसे में शुभांशु के जो अनुभव होंगे वो इस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है और इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं। अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स हम जो जनरली बात करते हैं तो अलग अलग देशों में एस्ट्रोनॉट्स को क्या कहा जाता है वो भी हम आपके सामने रख रहे थे कि गगन यात्री हम भारत में कहते हैं, रूस में कॉस्मोनॉट कहते हैं और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं। अब शुभांशु शुक्ला की बात हो रही है तो एक्सियोम 4 का वो क्योंकि हिस्सा रहे हैं इस मिशन का, जिसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई इतने पैसे केवल एक सीट के लिए अंतरिक्ष में भेज के चुकाए गए, तो उनको ये जानना और समझना होगा कि दरअसल आज खर्च किए गए ये जो पैसे हैं वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी नींव का आधार बन रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जो वैज्ञानिक कैपेसिटी है, जो अंतरिक्ष में शोधों की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ने वाली है और कम खर्च में जो अनुभव आज ज्यादा खर्च में शुभांशु शुक्ला लेकर आ रहे हैं, कम खर्चों में कैसे हम उसकी पूर्ति आगे कर सकेंगे। भारत के गगनयान मिशन की बात हो या उससे आगे बढ़कर जो मिशन आने वाले हैं उनमें कितनी महत्वपूर्ण इस अनुभव का योगदान रहेगा, इसलिए जरूरी था कि इस पर पैसे खर्च किए जाए। अब ये पैसे इतने ज्यादा हुए क्यों हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसरो और स्पेस एक्स की साझेदारी से हो रहा है। एक्सियम स्पेस का ये चौथा मिशन है। 17 दिन का एक्सियम 1 मिशन अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। 8 दिन का एक्सियम का दूसरा मिशन 2 मई 2023 में लॉन्च हुआ था। 18 दिन का तीसरा मिशन 3 जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ। और अगर बात की जाए शुभांशु शुक्ला की तो ये जो खास एक्सियम 4 था ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और अब क्योंकि ये मिशन समाप्त हो चुका है, एस्ट्रोनॉट्स यानी गगन यात्री अब वापस लौट रहे हैं, तो अब सबके मन में ये इच्छा
जानने की हो रही होगी कि कैसे होगी शुभांशु शुक्ला की वापसी, तो ये अब हम आपके सामने बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल शुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से वापस लौट रहे हैं, जो अनडॉकिंग नामक एक स्वचालित प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ है। अंतरिक्ष यान की गति धीमी करने और उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने देने के लिए ये विपरीत रॉकेट थ्रस्ट को एक्टिव किया जाता है। ये प्रक्रिया हो चुकी है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में एक नियंत्रित प्रवेश पथ सुनिश्चित करती है। जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करेगा, उसे अत्यधिक गर्मी और प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इस समय कैप्सूल लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करेगा और नीचे उतरते समय धीरे धीरे गति कम करता जाएगा। पैराशूट्स का एक क्रम, यानी कि पहले ड्रोग, फिर मुख्य पैराशूट, फिर अवरोहण की गति को और धीमा करने और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो क्रू ड्रैगन है वो उतरेगा कहां? तो मौसम और मिशन नियंत्रण की स्थितियों को देखते हुए कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन तय किया गया है, क्योंकि यहां का मौसम और यहां की परिस्थिति लैंडिंग के लिए उपयुक्त मानी जा रही थी। लैंडिंग के बाद स्पेस एक्स की रिकवरी टीम के कैप्सूल को सुरक्षित करने और चालक दल की सहायता के लिए तुरंत वहां पर एक दस्ता पहुंचेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कैप्सूल लगभग 263 किलोग्राम कार्गो के साथ पृथ्वी पर वापस आएगा, जिसमें नासा के हार्डवेयर और कक्षा में किए गए 60 से अधिक प्रयोगों से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा भी शामिल है। वापसी में अगर समय की बात करें तो अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन तक की पूरी वापसी प्रक्रिया में अनुमानित 22 से 23 घंटे का समय लगता है और जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तब तक पैराशूट की सहायता से अंतिम अवतरण के दौरान इसकी गति 28,000 प्रति किलोमीटर घंटा से घटकर 25.75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब रॉकेट धरती के चारों ओर घूमता हुआ वापस आएगा, तो क्याक उतारते वक्त रॉकेट भारत के ऊपर से गुजरेगा और आईएसएस से कैलिफोर्निया तक का रास्ता जो होगा वो अपने आप में बेहद खास होगा, क्योंकि वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इस दौरान वो पृथ्वी के बड़े हिस्सों जैसे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया और भारत के ऊपर से गुजरता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री वहां से लौटते हैं और उनका कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो उनका मार्ग, उनका पथ थोड़ा अलग हो जाता है। कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले लंबी दूरी तय करता है, लेकिन उसका सही और सटीक मार्ग तय करना बेहद जरूरी होता है। शुभांशु शुक्ला जिस कैप्सूल में सवार होकर वापस आ रहे हैं, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित पश्चिमी तट पर लैंड करेगा। इसका मतलब है कि वापसी के लिए अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की घड़ी की उल्टी दिशा यानी पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रशांत महासागर की ओर से आना होगा। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है, यानी कि ये भारत, थाईलैंड, जापान होते हुए अमेरिका की ओर बढ़ता है। लेकिन वापसी के समय चूंकि लैंडिंग कैलिफोर्निया में होनी है, इसलिए कैप्सूल को आईएसएस के एक विशेष रोटेशन के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना होता है, ताकि वो प्रशांत महासागर से होते हुए कैलिफोर्निया पहुंच सके। इसका मतलब यह हुआ कि वापसी का मार्ग भारत के ऊपर से नहीं होकर जाता, बल्कि ये अमेरिका के पश्चिम की ओर यानी प्रशांत क्षेत्र से होकर जाता है और इसलिए भारत के ऊपर से कैप्सूल के गुजरने की संभावना लगभग 0 होती है। तो शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब इंतजार कल दोपहर 3 बजे का है, जब ये मिशन पूर्ण हो जाएगा और शुभांशु
अपने अनुभवों को लेकर वापस धरती पर लौट आएंगे। 3 बजे का वक्त है, कैलिफोर्निया के तट पर ये लैंडिंग होनी है और इस लैंडिंग के साथ ही वो अनुभव जो भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए भी मील का पत्थर साबित होंगे, वो अनुभव जो भारत के स्पेस मिशन के लिए नींव साबित होंगे, उनका इंतजार भी खत्म हो जाएगा। यानी पूरा देश शुभांशु के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए बैठा हुआ है। जनमत में बात अब उस जिहादी की करने वाले हैं जिसने नकली चमत्कार की आड़ में झूठे पीर की चाल और बेटियों की इज्जत पर इस्लामिक जिहाद का पूरा नंगा नाच रच दिया। नाम छांगुर, चेहरा पीर का, लेकिन काम कसाईयों वाला। 579 जिलों में जिहादियों का जाल बिछाने वाला यह भेड़िया सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं कराता था, बल्कि बेटियों की बोली तक लगवाता था। ब्राह्मण बेटी की कीमत 15 लाख, ओबीसी की 12 लाख, दलित बेटी की इज्जत 8 लाख में लूट ली जाती थी। और ये कोई अकेला गुनहगार नहीं है, इसके पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। दुबई से लेकर सऊदी, सऊदी से नेपाल और नेपाल से पाकिस्तान तक से इसे फंडिंग हुआ करती थी। आईएसआई इसे फंडिंग कर रही थी। भारत की बेटियों को इस्लामिक लब जिहाद के खून से रंगने की साजिश के तहत। लेकिन जब बेटियां बोली, जब उनकी आंखों में सच्चाई की आग जल उठी, तब ये छांगुर एक्सपोज हो गया और सूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले भी एक्सपोज हो गए, जो इस छांगुर को राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे। सवाल यह है कि बेटियां पीड़ित थीं, क्या बेटियों के आंसू ऐसे लोगों को नजर नहीं आ रहे थे जिनकी नाक के नीचे, जिनकी आंख के नीचे लगातार ये छांगुर जिहाद का काला षड्यंत्र रच रहा था? इसका काला साम्राज्य किस तरह की से बेटियों के खून से भी रंगा हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। मुंह पर दुपट्टा, आंखों में आंसू और आवाज में हिम्मत, ये वो बेटियां हैं जिन्हें बाबा बना एक भेड़िया छांगुर पहले झूठे चमत्कारों में फंसाता था, फिर धर्म बदलवाता और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी बेटियों की कीमतें तय थी। 15 लाख ब्राह्मण बेटी, 12 लाख ओबीसी और 8 लाख दलित बिटिया की कीमत लगती थी। ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं, ये भारत की संस्कृति पर सुनियोजित हमला था। 579 जिलों में नेटवर्क, 3000 जिहादी गुर्गे और 1000 का लव जिहाद फौज। हर लड़की के लिए कोड वर्ड था। प्रोजेक्ट यानी लड़की, मिट्टी पलटना यानी धर्मांतरण कराना, काजल यानी मानसिक शोषण और दर्शन यानी कि छांगुर से मिलवाना। अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 में धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट में उनके भेज खोल सऊदी से लेकर इंडिया तक के और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के आपको दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरिया में लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सब वो एक बलात्कार जिगरों से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर पे खोद के रखते हैं, ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों का। ये कोई साधु नहीं, ये छांगुर नाम का जिहादी दरिंदा है जिसने बाबा की खाल पहनकर हिंदू बेटियों को इस्लामिक चाकू से काट डाला। न सिर्फ धर्म बदला बल्कि देह की भी नीलामी की गई। और ये सब भारत में ही नहीं रुका। इस जिहादी नापाक खेल में दुबई, नेपाल, पाकिस्तान और सऊदी से फंडिंग आती थी। जिहादियों की जेब भरी जाती थी।
ताकि भारत की बेटियां इस्लाम में डुबोई जाएं। वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। अब जब ये काली सच्चाई सामने आई तो देशद्रोही राजनीति शुरू हो गई। वो विपक्ष जो बेटी पढ़ाओ के मंच पर फोटो खिंचवाता था, आज छांगुर के खिलाफ चुप क्यों है? लेकिन राजनीति बरकरार है। राजनीति योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की, राजनीति छांगुर के नाम पर मौन हो जाने की। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तो धर्मांतरण पे बहुत बड़ा इन्होंने मिशन छोड़ रखा है। और जो डीआईजी रहे हैं, जो एसटीएफ के चीफ रहे हैं, वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इनकी नाक के नीचे और मुख्यमंत्री के गृह जिले के बगल में इतना बड़ा अगर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है तो ये किसकी शय पे चल रहा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में ये चीज़ें थी, लेकिन समय आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि इतना बड़ा रैकेट मुख्यमंत्री के गृह जिले के बगल में चल रहा हो, एसटीएफ को ना पता हो, यूपी पुलिस को ना पता हो, तो उनकी ऊपर एक सवालिया निशान बनता है। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कानून है, कानून अपना काम करेगा। जो भी लोग धर्मांतरण में हैं, लगे हुए हैं या इस तरीके के कानून विरोधी काम करते हैं, तो न्यायालय उनको सजा देगा। इस पे समाजवादी पार्टी को टिप्पणी नहीं करनी। अगर आईएसआई से कनेक्शन था जो नेपाल के थ्रू जुड़ रहा, या पिछले 11 साल से वो 2 दर्जन से ज़्यादा देशों से अवैध रूप से पैसा मंगा रहा है, तो कहाँ सो रही थी भारत की भारतीय जनता पार्टी सरकार? न वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिफाजत कर पाई। कहाँ गया नोटबंदी? कैसे ये पैसा आता रहा और कैसे अवैध पैसा यहाँ लाया जाता रहा? मैं सीधे सीधे आरोप लगाऊं कि भाजपा के संरक्षण में सब कुछ होता रहा तो गलत है। लेकिन एक चेहरा है जो सीधा और स्पष्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने साफ कह दिया है कि छांगुर जैसे जिहादी जल्लाद को जमीन से उखाड़ फेंकूंगा। जो बेटियों को धर्म के नाम पर छलता है उसको छोड़ेंगे नहीं। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। ये कोई एक छांगुर की कहानी नहीं, ये भारत के खिलाफ एक संगठित युद्ध है। बेटियां टारगेट हैं, हिंदू धर्म निशाने पर है, जिनका मकसद है हिंदू बेटियों और सनातन को निशाने पर लेना। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बेटियों की बात करने वाले विपक्ष को इन बेटियों के आंसू नहीं दिख रहे? क्यों विपक्ष ने जल्लाद छांगुर के खिलाफ सजा की मांग नहीं की? क्यों किसी बड़े मंच से छांगुर के लिए सजाए मौत का फतवा जारी नहीं किया गया? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी लव जिहाद एक कल्पना है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिहाद के ऐसे नर पिशाचों के लिए एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। और ये फांसी की सजा ही इन बेटियों के लिए सच्चा न्याय होगी। अब आइए उस खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जो बेहद खास इसलिए है क्योंकि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस पवित्र महीने में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार की हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लेकिन जहां इतनी भीड़ होती है वहां हादसे भी हो सकते हैं। ऐसे समय में एक टीम चुपचाप अपनी ड्यूटी निभा रही होती है और वो है आपदा राहत दल के जवान। ये वो लोग हैं जो हर सावन में सैकड़ों जानें बचाते हैं। तो हम आपको गंगा के ही उन रखवालों से अब मिलवाते हैं जो वाकई हरिद्वार में और सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए देवदूत से कम नहीं।
ना कोई लाइमलाइट, ना कोई दिखावा। जब गहराई में फंसे आस्था, जब संकट में हो जान, गंगा किनारे के सच्चे गार्डियन उत्तराखंड आपदा राहत दल। हरिद्वार की हर की पौड़ी, जहां सावन के महीने में हर हर महादेव की गूंज के साथ लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। भीड़ बहुत होती है, थकान होती है और कई बार श्रद्धालु गहरे पानी में उतर जाते हैं, जहां एक छोटी सी चूक भी जान के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन ठीक वहीं चुपचाप खड़े रहते हैं कुछ ऐसे जवान जो हमेशा तैयार रहते हैं किसी की भी जान बचाने के लिए। हम बात कर रहे हैं आपदा राहत दल यानी डिजास्टर रिस्पांस टीम की, जो हर साल सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाती है। गंगा घाटों पर तैनात गोताखोर और रेस्क्यू टीम के जवान 24 घंटे निगरानी करते हैं। पिछले सालों की तरह इस बार भी कई कांवड़ियों को समय रहते बचाया गया है। तो धर्मनगरी हरिद्वार से आप सीधा तस्वीरें देख रहे हैं और हर की पेड़ी के पास गंगा मैया की गोद में इस समय मैं आपदा राहत दल की टीम के साथ एक सफर कर रहा हूँ। जैसे कि कई कांवड़िया यहाँ पे आते हैं, कुछ हड़दंगे कांवड़ होते हैं जो गंगा मैया में जो है बह जाते हैं। ऐसे बह जाने वालों के लिए देवदूत बनकर आपदा राहत दल का 40 BSC के जवान यहाँ पर तैनात जो है वो अक्सर दिखाई देते हैं, जो कई कांवड़ियों की जो है वो जान डेली बचा लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देवदूत बनकर आप नजर आते हैं गंगा मैया के बीच से, लोगों को यमराज से बचाकर खींच लाते हैं। आपदा राहत दल 40 BSC हमारी 3 टीमें ड्यूटी में यहाँ कार्यरत है, जिसमें एक टीम हमारी शिवपुर में तैनात है, एक विष्णु घाट में है और एक टीम हमारी गो घाट में है। तो 2 हमारी मोटर बोट लगी है, एक शिवपुर पे लगी है, एक विष्णु घाट पे लगी है। जैसे भी कोई डूबता है या कोई सूचना मिलती है हमें, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं उसे बचाने के लिए। और जो कांवड़िए किनारे पे नहाते हैं, कोई जंप करते हैं, उन्हें हम वो करते हैं एडवांस में वो कि आगे ना जाए। और जैसे कोई आगे फिसल जाता है तो उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। लोगों का रेस्क्यू आप दिन भर में कर लेते हैं? ये लगभग 10 से 12 आदमी का रेस्क्यू कर लेते हैं। अब तक हमने 15-20 आदमियों को बचा दिया है। ये सिर्फ टीम नहीं, ये वो साए हैं जो हर सावन में गंगा किनारे तैनात रहते हैं। ना कोई लाइमलाइट, ना कोई शोहरत, बस हर श्रद्धालु की सुरक्षा ही इनकी सबसे बड़ी ड्यूटी। SDRF और आपदा राहत दल के सच्चे नायक हर साल बताते हैं कि आस्था का असली सहारा सिर्फ भगवान ही नहीं, वो हाथ भी होते हैं जो वक्त पर थाम लेते हैं। अब जब तक गंगा बहती रहेगी, ये गंगा के रखवाले यूं ही डटे रहेंगे, चुपचाप लेकिन हर पल तैयार। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो गंगा के रखवाले डटे रहेंगे और सनातनियों की रक्षा करते रहेंगे। और अब हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी आज की गुड न्यूज, आज की पॉजिटिव न्यूज का वक्त हो चुका है। तो आज की गुड न्यूज भारत की ताकत से जुड़ी हुई है। भारत की ताकत जो अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त सटीकता और मारक क्षमता दिखाकर पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया था। और तभी से दुनिया के कई देशों की निगाह हमारे इस ब्रह्मास्त्र पर टिक गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 17 देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। यानी भारत अब सिर्फ आयातक नहीं, सुरक्षक समाधान का निर्यातक भी बन रहा है। ये फैसिलिटी न केवल रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण का हब बनाने की दिशा में भी एक बड़ी छलांग है। यहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, मेक इन इंडिया का सपना और मजबूत होगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, बेचता भी है, और वो भी सबसे घातक हथियार। ब्रह्मोस की यही मारक क्षमता और विश्वसनीयता इसे वैश्विक मंच पर एक गेम चेंजर मिसाइल बना रही है, और ये गेम चेंजर भारत की
आत्मनिर्भरता भारत की सशक्त तस्वीर की बुलंद आवाज है जो दुनिया भर में गूंजने वाली है। तो भारत की ये बुलंद तस्वीर दुनिया के लिए दिशा निर्देश भी दे रही है, दुनिया को दिशा और दशा भी दिखा रही है, क्योंकि भारत एक भावना के साथ आगे बढ़ता है, भावना वसुधैव कुटुंबकम की। जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।